पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाते हैं, ठीक है, उनका पेयरिंग नहीं हो पाता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे। तो डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंसेस में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो इससे फ़ायदा होता है, और मतलब ये केस अलग हो जाता है, और सारे अगर एक दो इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड रह जाते हैं तो उसका भी केस अलग बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है एक ऑर्बिटल में, तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक बिहेवियर को कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल नहीं है, पेयरिंग नहीं है, अपोजिट स्पिन की पेयरिंग नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली उनका वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं। आपको मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब कल बताए थे, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखे थे कल, क्या फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट को हम यू से दिखा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट में n और n+1 और चमक रहा है, कहाँ चमक रहा है, तुम इसमें भी चमक रहा है क्या, तुमको चमक रहा है तो आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, थोड़ा इधर उधर आगे पीछे हो जाओ यार, ऐसा मत करो, ऐसी जगह बैठो जहाँ पर चमके ना, वहाँ से नहीं चमक रहा है। चलो हाँ सॉरी n+2 n+1 नहीं n+2 n+2, ठीक है। और इसका यूनिट क्या लिखवाए थे, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं इसको, BM, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर n 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया ना, यहाँ तो 0+2 बचा, लेकिन ये 0 हो गया, सब खत्म हो गया, बस में आ रही का। अरे यही वैल्यू अगर 0 हो गई तो बाकी सब 0 हो गया। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है तो, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, बात में आ रही का, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर से आपको ये समझना था कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। अगर एक की स्पिन आप क्लॉकवाइज मानते हैं, दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर आप एक की स्पिन +1/2 दिखाते हैं, दूसरे की स्पिन -1/2 दिखाएंगे, बात में आ रही का। तो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन पड़ता है उसकी स्पिन हम लोग +1/2 दिखाते हैं, ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी स्पिन +1/2 दिखाते हैं, दूसरे वाले को -1/2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर उसके बाद आप क्या पढ़े, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पढ़े आप। फिर उसके बाद आप क्या पढ़े, अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसके अंदर, और उस मैग्नेटिक मोमेंट का चलेगा, कल हम बताए थे, कल हम समझाए थे। मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी सिस्टम का वो स्ट्रेंथ होता है कि वो कितने स्ट्रेंथ से, क्या क्षमता होती है मैग्नेटिज्म जनरेट करने की। इसी प्रकार से आप डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे कक्षा 12 में, उस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है किसी भी सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करने की क्षमता है, स्ट्रेंथ कितना है उसका, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। बात में आ रही क्या? चलिए, तो बस ये खत्म हो गया, क्वांटम नंबर आपके खत्म हो गए, एनएलएमएस क्वांटम नंबर चारों खत्म हो। हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। एक सवाल है बेसिकली ये, ठीक है, क्वेश्चन। अभी तुमको ऑर्बिटल के बारे में पूरा पता चल गया और तुम ऑर्बिट पढ़ रखे हो बोहर वाला। एक सवाल लिखिए, राइट द डिफरेंस between orbit and orbital. Write the difference between orbit and orbital. Orbit and orbital. Write the difference between orbit and orbital. हो गया? आंसर लिखने के लिए आप एक तरफ ऑर्बिट लिख लें और एक तरफ आप ऑर्बिटल लिख लें, और फिर देखो थोड़ा ध्यान से देखो ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट बोहर दिए थे, मतलब बोहर बोले थे कि न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है
न्यूक्लियस के बाहर वो सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, उसको बोले थे वो ऑर्बिट। बात में आ रही क्या? तो अगर आपसे पूछे ऑर्बिट क्या होता है तो आप बोलेंगे इट इज़ द सर्कुलर पाथ, इट इज़ द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ कहाँ होता है? न्यूक्लियस के, अरे लिखो मत भाई, ये सर्कुलर पाथ कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है ना। ये सर्कुलर पाथ, ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं आपको रटना पड़ेगा, तभी आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस ध्यान में रहेगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे, क्योंकि चार चार नाम है, शेल है, ऑर्बिट है, सबशेल है, ऑर्बिटल है। बात में आ रही क्या? आप कंफ्यूज रहेंगे। ऑर्बिट होता है इट इज़ द सर्कुलर पाथ, कहाँ पे? अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस को ऐसे लिख दे रहे हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। वहाँ कौन रहता है? इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। बात में आ रही क्या? अगर ऑर्बिटल को बोलेगा तो ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेस, वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। इट इज़ द रीजन, इट इज़ द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, it is the region around the nucleus where the probability density किसका? of finding electrons is maximum। मैक्सिमम बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होनी चाहिए तो वो तो हो जाएगा शेल। शेल में हर जगह इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। एक शेल जो होता है वेव मैकेनिकल मॉडल में, वो क्षेत्र होता है, वो रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। लेकिन उस शेल के अंदर कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना होती है, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। बस में आएगा। तो पहले तो ये डिफरेंस लिखिए आप, ये दो डिफरेंस, ये एक डिफरेंस दोनों में लिखो। चलो आगे देखो। देखो ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट वो एक 2D स्ट्रक्चर होता है, वो एक प्लेन पर होता है। बात में आ रही क्या? ऑर्बिट जो होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑर्बिट एक 2D स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर बनाए थे बोर्ड पर कि न्यूक्लियस है, सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर एक सर्किल 2D स्ट्रक्चर होता है, स्फीयर 3D होता है। एक सर्किल जो होता है वो 2D शेप होता है और स्फीयर जो होता है वो 3D शेप होता है। तो ऑर्बिट के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ the two-dimensional, it is the two-dimensional shape around nucleus in which electrons move, है ना, ऐसा लिख दें, in which electrons move। ये एक 2 डायमेंशन होता है। लेकिन ऑर्बिटल कैसा होता है? ऑर्बिटल 3D होता है। आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल होता है, बस में क्या, तो 3D होता है। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या फिर रीजन ऑफ स्पेस स्ट्रक्चर वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। बस में क्या? तो ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है, और ऑर्बिट क्या होता है? 2D स्ट्रक्चर होता है। बस में क्या? ऑर्बिट जो है 2D है ना, और ऑर्बिटल 3D है, ठीक है। तो ये बात। अच्छा एक और बात देख लो, ऑर्बिट क्या होता है? देखो ऑर्बिट या फिर शेल, बात एक ही है। जो नए वाले मॉडल में शेल है वो ऑर्बिट के ही बराबर है, सेम। ऑर्बिट पे वही रीजन था, बस ये कि इसको शेल जो होता है ना, शेल,
तो शेल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि क्योंकि ऑर्बिटल 3D है तो एक शेल 3D स्ट्रक्चर भी हो जाता है। बस यही बात का अंतर है और किसी बात का अंतर नहीं। शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। शेल न्यूक्लियस के अराउंड एक 3D स्पेस हो, 3D स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है। तो शेल ऑर्बिट के ही लगभग बराबर होता है। आपको हम कई बार बताया हुआ है। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम? 2n²। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है? 2n²। और ऑर्बिटल में सिर्फ 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही होगा ना। और मेरी क्या एक ऑर्बिटल जैसे एस का एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, पी का 3 ऑर्बिटल होता है तो पी के 3 में से एक उठाओगे तो एक में 2 ही आएगा ना। बस मेरी क्या पी के पास ऑर्बिटल 3 होता है इसलिए वो 6 इलेक्ट्रॉन रख पाता है, क्योंकि एक सिंगल ऑर्बिटल में चाहे वो किसी का भी ऑर्बिटल हो, सबशेल की बात नहीं कर रहे हम, वो किसी का भी ऑर्बिटल हो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। ठीक है, इस बात को लिखिए। हो गया? लिखो लिखो जल्दी लिखो जल्दी। अगला देखो, ऑर्बिट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्बिट को KLMN ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात देखिए ना, वो भी K फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो आप यहाँ पर अगर लिखेंगे कि ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट ऑर्बिट, अगर इसको क्या बोलेंगे आप? K। सेकंड को क्या बोलेंगे? L। थर्ड को KLM और फोर्थ को N। ठीक, ऐसे बोलेंगे। और यही बात अगर ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन की होगी तो ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा। हाँ नहीं, वो सबशेल होता है। नहीं रे पागल, वो तो हर ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। इसीलिए तो आपको ऑर्बिटल्स का नाम बताया गया था। हाँ, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। एस का तो सिंपल एस हो जाएगा, पी का px, py, pz, डी का dxy, dyz, dz², ऐसे करते करते ये रिप्रेजेंटेशन ऑर्बिटल्स का होता है। लिखो जल्दी लिखो, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बाहर का मौसम बहुत बढ़िया है ना, बारिश हो रही है लगातार। हो गया? चलिए एक और लिख लीजिए। देखो तुमको ये बात भी पता है कि जो ऑर्बिट्स का शेप होता है वो सर्कुलर होता है। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर
इन शेप, लेकिन ऑर्बिटल्स का शेप अलग अलग होता है। ऑर्बिटल्स कैन बी स्फेरिकल। कौन सा वाला स्फेरिकल होता है? एस। डम्बल शेप, डबल डम्बल, एटसेट्रा लिख दो। हाँ जी, इस बात को लिख लीजिए। और इस बात को लिखने के बाद आपको एक छोटी सी बात लास्ट टाइम बता देंगे जो हम आपको पहले बता चुके हैं, उसके साथ में आपका पूरा क्वांटम नंबर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, लिखा जाए, एक नोट लिखो, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, एक एटम का कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, कैन हैव सेम can have all the four quantum numbers. No two electrons of an atom can have all the four quantum numbers same. Quantum numbers same. ठीक है, किसी भी एटम का कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर आप उठाएं तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। एन अगर सेम होगा, मतलब सेम शेल में होंगे, सेम सब शेल में होंगे, सेम ऑर्बिटल में होंगे, तो एन एल एम सेम हो जाएगा। लेकिन अगर सेम ऑर्बिटल में, तो आप जानते हैं उनकी स्पिन सेम नहीं हो सकती है, स्पिन अपोजिट ही होगी। बस मेरी क्या, एन जो होता है, एन कैन बी इक्वल, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू बराबर हो सकती है। मतलब फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू बराबर हो सकती है अगर सेम शेल में है, तो l भी बराबर हो सकता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इफ सेम शेल, अगर शेल सेम है तो n की वैल्यू बराबर होगी। अगर सब शेल सेम है, इफ सेम सब शेल, अगर सब शेल भी सेम है तो l बराबर हो जाएगा। और अगर m कब बराबर होगा? इफ सेम ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल भी सेम हुआ, अगर इतना सब कुछ सेम है तो तीनों बराबर हो जाएगा। बट s कैन नेवर बी इक्वल, ब्रैकेट में देखो, एज सेम ऑर्बिटल विल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। एक ही ऑर्बिटल जो होगा वो अपने अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन रखता है तो एक अगर सीधा है मतलब +1/2, दूसरा कैसा होगा? उल्टा होगा, -1/2। तो इसके लिए अगर स्पिन की वैल्यू है +1/2 तो इसके लिए स्पिन की वैल्यू होगी -1/2। इस बात को लिखिए आप, ये लास्ट है इस टॉपिक का। चलो ठीक है।
लिखो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, FILLING वाला फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अटोमिक ऑर्बिटल्स, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो मेरी बात समझो, जब तुम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास 3 प्रकार के सवाल निकल के आते हैं, ठीक है। पहला सवाल तो ये होता है कि पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, ठीक है। पहला सवाल ये होता है कि पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेंगे। दूसरा सवाल ये होता है कि ठीक है, अगर हम ऑर्बिटल भर रहे हैं तो हम ऑर्बिटल को उल्टा भी भर सकते हैं, या पहले सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, या फिर पहले एक ऑर्बिटल को भर दें दोनों इलेक्ट्रॉन से, फिर दूसरे को भरे दोनों इलेक्ट्रॉन से, फिर तीसरे को भरे। जैसे कि मान लो P में 3 ऑर्बिटल होता है, तो पहले सिंगल भरे, फिर डबल करें, या फिर पहले इसको दोनों भर दे, बात समझ गए। तो इस प्रकार के सवाल कन्फ्यूजन आए थे, इसी के लिए 3 अलग अलग रूल्स बनाए गए, जिनमें ये तीनों रूल अगर आप जानते हैं तो इस रूल को जानने के बाद आप आराम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल, किस सबशेल और किस ऑर्बिटल में है, आप उसको पूरा लाइन वाइज लिख डालिए। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है लाइन पहले ना, फिर उसको लिख डालिए, है ना। इन तीनों रूल्स का यूज़ करके लिखना होता है। तो पहला एक साइंटिस्ट थे आफबाउ, तो आफबाउ एक अपना प्रिंसिपल दिए, वो बोले, जिसको आप आफबाउ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, आफबाउ पढ़ना है आपको। फिर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है ना। पाउली एक साइंटिस्ट थे और उनका एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, हिंदी में पाउली अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं उसको। और एक और होता है हुंड्स रूल, है ना, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये 3 रूल्स होते हैं, आफबाउ प्रिंसिपल, है ना, और दूसरा होता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा होता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हेडिंग लगाओ पहला, आफबाउ प्रिंसिपल। PAL रहेगा, सॉरी सिद्धांत है ना, PLE, आफबाउ प्रिंसिपल, PLE, आफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। देखो आफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले इसका थ्योरी समझो। आफबाउ ये बोले कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल्स में भरेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उठाइए, आपके पास 20-25 इलेक्ट्रॉन है, आपको के पास एक एटम दे रखा हुआ है, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस है, आपको न्यूक्लियस के चारों तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भरना है। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले असल में एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जाता है, और वो बोले कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये बात आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पहले उसी में क्यों जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन उसमें भी तो जा सकता है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी सबसे कम करनी पड़ेगी, तभी उसमें रह सकता है ना, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं बोर के हिसाब से, आप पढ़े ना कि वो जो स्टेट होता है, मतलब बेसिकली वो जो सर्कुलर ऑर्बिट होती है वो ऑर्बिट फिक्स एनर्जी की होती है, उसी प्रकार से हर ऑर्बिटल का भी एनर्जी फिक्स होता है। तो अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में डालना है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी होनी चाहिए जितनी ये ऑर्बिटल डिमांड करता है। ये ऑर्बिटल कह रहा है कि एक डिब्बा सब ऑर्बिटल से नाम ना मेरे बात को, डिब्बे वाले ऑर्बिटल होते हैं। तो एक डिब्बा में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो डिब्बा का जितना रिक्वायर्ड एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी लेके अंदर आना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है तो उसमें नहीं जाएगा, कम है तो भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मिनिमम एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी कम करके इसके बराबर करनी पड़ेगी, इसी की एनर्जी मिनिमम है, और मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब जब मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, अब ऐसे बात याद रखना कि सबसे अंदर वाले मिनिमम एनर्जी के होते हैं, उसके ऊपर वाले मैक्सिमम के होते हैं, क्योंकि बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है ना। तो आप समझिए, आप बहुत से रिश्ता बोले कि देखिए जिस ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, जब वो ऑर्बिटल भर जाएगा मिनिमम एनर्जी वाला, फिर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा, आगे वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल की एनर्जी इससे जस्ट ज़्यादा होगी, ऐसा होता है। मतलब जो भी मिनिमम एनर्जी का ऑर्बिटल अवेलेबल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले चला जाएगा। ये था आफबाउ का प्रिंसिपल। और फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करने के लिए ऑर्बिटल की एनर्जी भी कंपेयर की जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
according to this principle, the electrons are added progressively. The electrons are added progressively to the various orbitals, progressively to the various orbitals in the order of increasing energies, in the order of increasing energies. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा, जिसके लिए सबसे कम होती है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर क्या लिखो जरा पढ़ो, पूरा पढ़ो एक बार। ठीक है, आगे लिखिए। द ऑर्बिटल्स विथ मिनिमम, द ऑर्बिटल्स मत लिखना, द ऑर्बिटल विथ मिनिमम एनर्जी, the orbital with minimum energy is occupied first. The orbital with minimum energy is occupied first, and then the orbital with higher energy, then the orbital with higher energy as compared to the minimum energy orbital, as compared to the minimum energy orbital is occupied by the electrons, is occupied by the electrons। हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑक्यूपाई करेगा, उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है, उसके बाद वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? मिनिमम वाले से ज़्यादा हो। ठीक है, अब ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है ये पता करने के लिए ही आपको वो डायग्राम गोले गोले वाले जो बनते हैं ना, एस 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 पी पी वाले, जिसमें फिर तीर बनाए काटते हैं, वो डायग्राम बनाया जाता है ना, तो उसको 1 मिनट फट से बना लेते हैं। आपको 1s लिखना होता है, फिर उसके बाद आपको 2s लिखना होता है, फिर 2p लिखना होता है। मतलब फर्स्ट ये शेल का नंबर बता रहा होता है और ये ऑर्बिटल का। फर्स्ट वाले में सिर्फ s होता है और सेकंड वाले में s भी होता है और p भी होता है, फिर थर्ड वाले में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है, फिर फोर्थ वाले में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। सही बात है। और पांचवें में s होता है, p भी होता है, d भी होता है, f भी होता है और g भी होता है, लेकिन उतने को अपना को काम ही नहीं है, हम लोग सिर्फ f तक ही जाते हैं। बस मेरी क्या। फिर छठवें में भी लिख लो 6x, 6s, 6p, 6d, 6f लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आप 7s लिखें, 7p लिखें और 7d लिख लें, आगे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना ही भर जाएगा। इन सब के ऊपर सुंदर बनाने के लिए गोला गोला बना दिया जाता है। ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल, सारे के सारे ऑर्बिटल आप गोला बना दें। गोला सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि अभी जब आप तीर मारेंगे सबको, तो सारे के सारे तीर से जो लिखे हुए शब्द हैं वो कटे ना। ठीक है जी, ऐसा ही होता है। इसके बाद आपको तीर मारनी होती है ना, इसके बाद आपको तीर मारनी होती है। तीर जो होती है टेढ़ी लगती है ना, पहले तीर ऐसे होती है, आप एक तीर सीधी बनाएंगे, ठीक है, और फिर एक तीर ऐसे बनाएंगे, सारे सारा पैरेलल होगा। जो रास्ते में आएगा वो कटेगा। सही तरीके से बनाओगे तो ही जो रास्ते में आएगा वो कटेगा, नहीं तो गलत तरीके से बनाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है,
इसको और एक इसको मिला लो। देखो जो रास्ते आ रहा है हम सिर्फ उसी को कर रहे हैं ना, हम अपने से नहीं जोड़ रहे हैं। मेरा भी ये एग्जैक्ट पूरा सीधा नहीं बना ना, और थोड़ा सा ज़्यादा सीधा ध्यान देके बनाते हैं स्केल से, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। और ज़्यादा आप स्केल्ड फिगर बनाएंगे तो और ज़्यादा सुंदर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको ऐसे कर लो, यहाँ इधर लगभग आ जाता है ना। यहाँ पे 8S आएगा, यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पर 8S आएगा। ठीक है, हाँ। अब क्या करना होता है, अब पहली वाली तीर का सबका ना चेहरा जो होता है ना, सबका एरो फ्रंट वो इधर बनाना होता है। ठीक है, नीचे की तरफ। और इसके बाद ये इसका टेल है, ये हेड है। एरो का जो पिछले वाले एरो का जो हेड होता है उसको ले आकर के मिलाना होता है नेक्स्ट वाले एरो के टेल से। फिर ये ऐसे आकर के मिलेगा, यहाँ पर इसके टेल से मिलेगा। ये ऐसे ही चल रहा होता है, ये इसके टेल से मिल जाएगा। आपको हर बार सबके लिए यही काम करना होता है। ये ऐसा, इसका जो हेड है वो इस वाले के टेल से मिलेगा ऐसे। और ये करने के बाद ही आप लिख पाएंगे एनर्जी का ऑर्डर। बस इतना काफ़ी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से, और चलते लास्ट तक पूरा आ जाना है। तो मान लो हम 7S तक आएंगे, यहाँ तक हम आएंगे, इसी रास्ते पे चलते आना है आपको। ठीक, और जब आप इस रास्ते पे चलते आएंगे तो आपको एनर्जी का एकदम सही ऑर्डर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं भरे जाते हैं ना कि पहले 1S में भर दो, फिर 2S 2P में भर दो, फिर 3S 3P 3D में भर दो। ऐसे नहीं भरते हैं, लाइन वाइज नहीं भरते हैं। कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो अपने शेप, आपको लग सकता है कि 3D वाला जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, 4S वाले की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 3rd शेल का है, ये 4th शेल का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। ये ऐसे बॉडी है। हाँ, वही कह रहे, मतलब तुम क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे, समझ रहे हो? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये 3 वाला D है और ये 4 वाला S है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये 3rd वाले शेल का है और ये 4th वाले शेल का है, तो 3rd वाला अंदर होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी। आपको ऐसा नहीं सोचना है। तो आप इसीलिए 3D के बाद 4S नहीं लिखेंगे। इसी ऑर्डर को सही लिखने के लिए ये तीर बनाई जाती है, और फिर इसको देख के जो पहले पड़ेगा उसको पहले आप लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, 1S पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले पड़ेगा 1S। फिर इसके बाद देखो ये जो कॉमा लगाते हैं ना, ये जो कॉमा लगाते हैं, ये कॉमा जनरली क्या होता है, एक शेल खत्म होने के बाद लगाते हैं, लेकिन आप बस लिखना चाहिए, आप लिखते जाइए। कॉमा का आपको धीरे समझ में आ जाएगा। 1S के बाद आप 2S में आइए, फिर ये आगे बढ़ेगा 2P में आएगा, फिर सेकेंड वाला शेल भी खत्म, फिर 2P के बाद 3S आएगा, फिर 3S के बाद 3P और 4S आएगा। ठीक है, 4S के बाद 3D 4P 5S, 3D 4P और 5S। ठीक है, ऐसे करते करते आप पूरा लिख डालेंगे। ठीक है, तो या तो अभी याद करिए, ठीक है, या फिर आप दूसरा काम करिए जो आपको हम बताते हैं। क्या बोल रहे हो? बार बार इसको नहीं लिखना पड़ेगा ना, इसको क्यों लिखोगे बार बार? ठीक है, आपको एक तरीका बताते हैं। आप जैसे मान लो अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले जो हम तुमको बता रहे हैं ना उसको ध्यान रख लो। वो ध्यान रखना ज़्यादा आसान है, उसको ध्यान रख लो। और अगर तुमको वो ध्यान में आ जाता है ना, और अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप सीधे उसी को लिख डालेंगे। आप सीधे पहले उसको कहीं रफ पे साइड में लिख लीजिए। जैसे मान लो तुम पेपर देने गए और पेपर में तुमको लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सवाल आया है, तो पहले जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लेना। ठीक है, आज ही बता दें, कल बताएं उसको। अरे ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखो, S। ठीक है, फिर 2 बार लिखो SP, S SP SP, फिर SDP SDP, S SP SP, SDP SDP, SFDP और SFDP। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा ध्यान रख लो। S अकेले, क्योंकि 1 में S होता है तो ध्यान रहेगा। S के बाद SP SP 2 बार, फिर SDP SDP, फिर SFDP SFDP। बस में क्या, अगर आप ये ध्यान रख लेते हैं S SP SP SFDP SFDP, बस में आ रही क्या? देखो हमेशा S और P के बीच में चीज़ें आएंगी। देखो SP SP, SP के पीछे D डाल दो। ठीक है,
एस के पास डी आ गया, पी साइड चला गया तो 2 बार डी आया, और फिर जब एफ आया तो एफ बोला एस के पास हम जाएंगे, तो फिर एफ जो है वो एस के पास में आ गया, डी बी साइड हो गया, यहाँ पर बात सुना रही का। तो जो भी चीज़ें आएंगी वो एस के पास ही आएंगी। पहले नया नया ऑर्बिटल ऐसे अकेले था, एस के साथ पहले पी आया, चिपक गया, फिर पी 2 बार बना लिया शेल, उसके बाद डी आएगा तो डी क्या बोलेगा, मैं भी एस के पास जाऊँगा। बस आप ये समझिए कि जो भी नया ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस करेंगे आप उसको कहाँ चिपकाएंगे, एस के पास चिपकाएंगे। बोलेगा ये पी को क्या बोला, तुम साइड निकलो मैं आऊँगा, 2 बार डी आ गया, फिर एफ आना है तो एफ कहाँ पर आएगा, एस के बाद ही आएगा, ये दोनों साइड हो जाएंगे। देखो डी पी साइड हो गया ना, तो यहाँ पर एफ आ गया। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बात मेरी क्या। अरे एस के बाद पहले पी आता है तो पी चिपक गया, एस पहले एस अकेले था, फिर उसका अगला ऑर्बिटल पी होता है ना, तो फिर पी 2 बार चिपकेगा, यहाँ 2 बार चिपका हुआ है पी, फिर उसके बाद 2 बार पी चिपक गया, फिर पी का डी आता है तो डी बोलेगा मैं चिपकूंगा, डी बोलेगा कि एस के पास मुझे रहना है, तो एस के बाद डी आ गया और पी साइड हो जाएगा, फिर एस के बाद डी आ गया पी साइड हो गया, फिर डी का कौन सा ऑर्बिटल आता है, एफ आता है, तो अब एफ बोलेगा तुम लोग साइड हो, एस के पास मैं आऊँगा, तो ऐसे डी पी तो था ही, लेकिन बीच में कौन आ जाएगा एफ, तो एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। अब क्या करना है, जब ऐसे लिख दिए रफ पर तो इसके साथ में 1 2 3 4 लगा दो, एस पहला ऑर्बिटल, एस दूसरा, एस तीसरा, एस चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। अब पी को समझो, क्या पी पहला ऑर्बिटल में होता है, तो पी कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। उसके बाद डी आएगा तो डी थर्ड से आता है, आपको पता है फर्स्ट और सेकंड डी होता है ना, तो यहाँ क्या लिखा 3d, 4d, 5d और 6d। आगे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं उससे ना। अरे इतना ही जरूरत पड़ेगा, बहुत आओगे यहाँ तक आओगे, बहुत आओगे यहाँ तक आओगे। और f 4f 5f, क्योंकि f 1 2 3 में तो होता नहीं है, बस मेरी क्या। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कितने होते हैं किसमें, s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, है ना, और d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं। ये ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर आपको ध्यान है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ज़्यादा जरूरी है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ने के लिए, और अगला चैप्टर भी। बस मेरी क्या, तो ऑर्डर आप क्या ध्यान रखेंगे, पहले बोलो एस, एस पी एस पी, एस डी पी, एस डी पी और एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। बस मेरी क्या, ये ऑर्डर ध्यान रखिए बस, ठीक है, दैट्स इट। चलिए बाकी कल करेंगे।